Hello everyone, you all are welcome to MAM Institute of Commerce। आज हम लोग एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि मैंने पूरा डेडिकेट किया है क्लास 12th की कॉमर्स को। आज हम लोग उसके अंदर पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम लोग देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, वो कैसे बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है, उस इम्पैक्ट से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है सर। और स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। इस पूरे बैच के अंदर हम लोग सारी चीजें क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि आपको एक तरीका समझ में आए कि एक आंसर को कैसे लिखा जाता है और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा उससे। ठीक है कि एग्जाम में आपको क्या लिख के आना है, कितना लिख के आना है, और इसी के बहाने आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स का लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए सर, आज की वीडियो को हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट लाई आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर बोला जाए तो सारे इंडिविजुअल्स, सारे इंस्टीट्यूशन, सारी ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या है, उन सब का सम टोटल कर दिया जाए, उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उन सारी चीजों से क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है और हमारी फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस पे असर देखने को मिल रहा है। उसी को बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें, हंसीएगा नहीं, मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद आपको समझ में आ जाए। एक बहुत विशाल सा समुद्र है। ठीक है, उस समुद्र के अंदर आपने अपनी एक छोटी सी मछली छोड़ दी है। ठीक है सर, तो वो जो समुद्र है ना पूरा, वो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। उस एनवायरनमेंट के अंदर जो आपने मछली अपनी छोटी सी छोड़ी थी, वो आपने क्या किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है सर, तो उसके अंदर बड़ी बड़ी मछलियां भी होंगी, यानी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, छोटी छोटी सी भी होंगी जो छोटे छोटे लेवल पे कर रहे होंगे, और आपके लेवल के भी होंगी जिस लेवल की आपने मछली छोड़ी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज होती है तो उससे इंपैक्ट उन बड़ी मछलियों को भी पड़ेगा। ठीक है, और उन छोटी मछलियों को भी पड़ेगा, और वो जो आपने छोड़ी है उसके ऊपर भी उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो वो पूरा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत रिलेट करा होगा आपने इस एग्जाम्पल को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो हम लोग क्योंकि कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो हम अगर मान लीजिए एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई कस्टमर की वजह से हमारे इंपैक्ट पड़ जाए बिजनेस के ऊपर, हो सकता है कि कोई कंपनी की वजह से हम पे इंपैक्ट देखने को मिल जाए, हो सकता है गवर्नमेंट के एक डिसीजंस की वजह से हमको अपने बिजनेस पे इंपैक्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चलता रहता है और वो डायनामिक इन नेचर होता है, कभी भी चेंज हो जाता है, उस कभी भी स्टैटिक नहीं रह सकता है। ठीक है सर, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन से हैं ये, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, which exercise a direct influence on the working and performance of an individual organization। माइक्रो है तो हमें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर से कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब असर पड़ता है तो उसको कहा जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट। नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट। नाम जरूर याद रखेगा क्योंकि एग्जामिनर नाम से बहुत खेलते हैं, उनको बहुत मजा आता है इससे खेलने में। हो सकता है वो टास्क एनवायरनमेंट डाल दें एग्जाम में, हो सकता है वो डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट डाल दे और आप कंफ्यूज हो जाए, ये तो पढ़ा नहीं था मैंने, जबकि आपके पढ़ के गए होंगे। ठीक है, जबकि आप ये पढ़ के गए होंगे, उसके बावजूद आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस आया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ इतना सा है, कोई
फैक्टर की वजह से कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट में आ जाए, कोई एक फैक्टर की वजह से किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिले, तो फिर वो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है? माइक्रो इन्वायरमेंट होता है। ठीक है सर, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब कहता है डिफाइन इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? इंटरनल इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल फैक्टर्स एग्जिस्टिंग विद इन अ बिजनेस फर्म। ठीक, ऑल फैक्टर्स विच एग्जिस्ट विद इन अ बिजनेस, वो सारे फैक्टर जो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट है। क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, ठीक है, ये सब क्या है? इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है सर, द इंटरनल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज कंट्रोलेबल। ठीक, इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है। दैट्स वाई कह रहा है कि इंटरनल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल। याद रखिएगा, एमसीक्यू में कंफ्यूज हो जाइएगा अगर एमसीक्यू में पूछ लिया एक्सटर्नल एग्जांपल्स आर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, आप कंफ्यूज हो गए। आपने सोचा कि हाँ मैंने तो पढ़ा था कंट्रोलेबल और आप कंट्रोलेबल पे टिक लगा के आ गए, जबकि आप गलत होंगे। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? कंट्रोलेबल होता है, बिकॉज द एंटरप्राइज हैज कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स। भाई इंप्लॉयज को कंट्रोल किया जा सकता है, एम्प्लॉयर को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल द फैक्टर्स और फोर्सेस ऑफ individual groups and agencies which a particular business organization comes into direct and frequent contact in the course of its business। बिजनेस करते हुए जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्सटर्नल फैक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट करती है और ज्यादा फ्रीक्वेंट लेवल पे कांटेक्ट होता है, यानी बार बार उनसे कांटेक्ट होता है, तो वो क्या कहलाए जाते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो। ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, सप्लायर। ठीक है, सप्लायर क्या है हमारे लिए? सप्लायर हमारे लिए क्या है? सप्लायर हमारे लिए एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, वो हमसे क्या करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, हमको सप्लाई करता है, और या फिर फिनिश गुड हम उसको बेचते हैं आगे जाके। ठीक है, या तो अगर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसकी प्रोसेसिंग करके उसको आगे बेचेंगे, या फिर अगर वो फिनिश गुड हमको प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसको डायरेक्टली कस्टमर को बेच देंगे। अब मान लीजिए सप्लायर कोई काम ऐसा कर दे जिससे हमारी बिजनेस पे असर पड़ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए सप्लायर अपने प्राइसेस को बढ़ा दे। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा? उसकी प्राइस बढ़ाने की वजह से मेरी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असर देखने को मिलेगा। अब हमको चाहते हुए ना चाहते हुए भी अपने प्राइस को बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई हम तो कमाने बैठे हैं प्रॉफिट। ठीक, अगर हम नहीं पैसा बढ़ाएंगे तो फिर हम लॉस में चले जाएंगे। उससे क्या होगा? मान लीजिए हमने प्राइसेस को बढ़ाया, लेकिन हमारा जो कॉम्पिटिटर बैठा है उसने तो प्राइस बढ़ाया ही नहीं, तो अब लोग किसको स्विच करेंगे? हमारे कॉम्पिटिटर को, हमारा प्रोडक्ट खरीदना छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखा आपने एक इंपैक्ट आपको देखने को मिल गया एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। आई होप कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, आपको टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है ना तो परेशान बिल्कुल ना होइए, तुरंत आप कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, उसके अंदर मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। ठीक है सर, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कहता है ब्रीफली डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। अब देखिए, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में क्या था? हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते थे, जबकि मैक्रो में क्या था? हम लोग ब्रॉड लेवल पे पढ़ते थे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। अभी तक के माइक्रो हम पढ़ रहे थे, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पे एज अ होल हम लेके चलेंगे चीजों को। कहता है briefly define the concept of macro environment। macro environment refers to the general environment। क्या है? general environment, याद रखिएगा नया नाम। और remote environment,
और क्या नाम है इसका, रिमोट इन्वायरमेंट, विद इन विच आ बिजनेस फर्म एंड फोर्सेस इन इट्स माइक्रो इन्वायरमेंट ऑपरेट। ठीक है, ये माइक्रो इन्वायरमेंट है यानी बड़े लेवल पे है, और इसी के अंदर क्या होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट, यानी एक बड़ा सा सर्किल आप खींचिएगा, वो क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट है। ठीक, उसी के अंदर क्या ऑपरेट होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट ऑपरेट होता है। उसी मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रो इन्वायरमेंट, उसी मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रो इन्वायरमेंट ऑपरेट हो रहा होता है। अ कंपनी डज नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, यहां पे कंपनी माइक्रो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहती है, लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहती है। ये एग्जाम में याद रखना है आपको, एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अ कंपनी डज नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट विद मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एक्शन इन्वायरमेंट। ये इसका दूसरा नाम क्या है, एक और, इनडायरेक्ट एक्शन इन्वायरमेंट, यानी ये डायरेक्टली तो कांटेक्ट ही नहीं कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इनडायरेक्ट एक्शन। ठीक है सर, नया क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलेवेंट एनवायरमेंट। क्या करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग में? मॉनिटर करते हैं किस चीज को, एनवायरमेंट को। ठीक है, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। क्यों हमने इसको मॉनिटर किया, क्यों हम उस पर नजर रखे हुए थे एनवायरमेंट के ऊपर, ताकि अगर कोई आने वाली अपॉर्चुनिटी हो तो उसको हम अभी से ग्रैब कर ले जाएं। ठीक है, एंड थ्रेट्स, या फिर अगर कोई आने वाली मुसीबत हो तो उससे अपने आप को बचाने के लिए या उसके असर को कम करने के लिए हम अभी से तैयार हो जाएं। देखिए, थ्रेट से बचा जा सकता है, लेकिन 100% थ्रेट से नहीं बच सकते आप। कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो देखने को मिलेगा, यानी पूरी तरीके से आप थ्रेट से बच नहीं सकते, लेकिन उसका इंपैक्ट आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, affecting their business for the purpose of taking strategic decisions। ठीक है, क्यों इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करी जा रही है? सिर्फ इसलिए करी जा रही है ताकि कोई आने वाली अपॉर्चुनिटी हो तो उसको हम क्या करें, ग्रैब कर लें, या फिर आने वाला थ्रेट हो तो उसको हम क्या कर लें, मिनिमाइज कर पाए, उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज कर पाए। इसी को कहा जाता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, यानी हम स्कैन में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस चीजों को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, और या फिर कह दीजिए आप कि हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला फीचर आ रहा है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। पहला फीचर क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर बिकॉज इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, यहां पे क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, टोटली एक्सटर्नल, उन सबका सम टोटल कर दिया जाए। ठीक, तो उससे क्या पड़ता है, एक बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलता है, चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो मैक्रो हो, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि मेरे बिजनेस पे असर देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है सर, फिर कहता है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, क्या है, अनसर्टेन है, सर्टेनिटी तो है ही नहीं है, किसी कीमत पे सर्टेनिटी नहीं है, यानी कोई चीज होगी ये सर्टेन नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, प्रोबेबिलिटी है, यानी 50-50, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, अनसर्टेन बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर में क्या होने वाला है आप अभी से कैसे बता सकते हैं। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, पर्टिकुलरली चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड फैशन। ज्यादातर किस चीज में प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं एडवांस से एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। ठीक है, इसी तरह से फैशन बहुत तेजी से बदलता है, एकदम से कोई ट्रेंड शुरू होता है वो तुरंत गिर जाता है, कोई और सा ट्रेंड चलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे
फ्यूचर प्रेडिक्ट करना टेक्नोलॉजी के टर्म्स में या फिर आपके जो फैशन के टर्म्स में, इन दोनों के टर्म्स में अगर हम कहें फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आसान है तो जी नहीं, हम लोग कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इट इज वेरी अनसर्टेन। ठीक है, फिर कहता है डायनामिक, बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। ये मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, स्टैटिक नहीं है, क्या है, डायनामिक है। रादर इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्यों डायनामिक है, क्योंकि सर ये बार बार चेंज होता रहता है, अपने हिसाब से बदलता रहता है। एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर, कभी भी कोई नया कॉम्पिटिटर एंटर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एकदम से एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई तो लीजिए कॉम्पिटिटर ने अपना ली वो। ठीक है, चेंजेस इन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कभी भी टेस्ट चेंज हो जाएगा कंज्यूमर का। आज मुझे ये अच्छा लग रहा था पहनना, अब मुझे ये नहीं अच्छा लगता, अब कुछ और मैं पहनूंगा। ठीक है, तो ट्रेंड जो चल रहा है मैं तो अब ट्रेंड के हिसाब से चलूंगा। ठीक है, कंज्यूमर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस। ये सारे एग्जांपल क्या थे, डायनामिक के थे। ठीक, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है, कभी भी चेंज हो जाता है। फिर कहता है रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह एक जैसा नहीं रहता, रिलेटिव होता है, यानी यहां कुछ और होगा, कहीं और कुछ और होगा। ठीक है, जैसे यहां पे कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। क्यों, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, एंड इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन। सिर्फ कंट्री टू कंट्री नहीं, रीजन से रीजन में भी डिफर करता है, यानी हमारे नॉर्थ के एरिया में कुछ और होगा लेकिन साउथ में कुछ और होगा। ठीक है, इस वजह से ये रीजन टू रीजन भी डिफर करता है, प्लस कंट्री टू कंट्री भी डिफर करता है। जैसे इसने कहा फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर साड़ी इज क्वाइट हाई इन इंडिया एज कंपेयर टू अमेरिका। ठीक है, जो अमेरिका में साड़ी का ट्रेंड नहीं है लेकिन इंडिया में साड़ी का ट्रेंड है। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस पाया जा रहा है ना बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो यही चीज वो कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, रिलेटिव है, यानी हर जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। फिर कहता है कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, very much difficult because it consists of several interrelated elements। बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर जो होते हैं ना, वो सारे इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंक लगी हुई है, सब आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, किसी एक चीज पे चेंजेस आएगा तो पूरी लिंक जो चेंज हो जाती है। अगर कोई एक चीज में चेंज आता है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजों में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। ठीक, समझ नहीं पाते जल्दी से, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो कि चेंज होता ही चला जाता है। आई होप कि ये फीचर्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, हम लोग अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ते रहें, समझते रहें, ठीक है, यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज से रिलेटेड। पढ़ने का मतलब है कि अगर हम बिजनेस स्कैनिंग करते रहे, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते रहें, ठीक, तो उससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, या फिर हम लोग अगर इसको स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, तो उससे हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर यही लिख के आना है। पहला कहता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या कहता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। Awareness of environmental helps an enterprise to take advantage of early opportunities instead of losing it to the competitor। ठीक है, आप याद कीजिए जियो, रिलायंस जब आया था तो उसने क्या किया था, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी थी, उसको देख के उसने क्या किया था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया था, यानी उसने पहल करी थी पहले। ठीक है, उसने क्या किया, सिम्स बांटना शुरू कर दिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी 4G सिम। जिस टाइम पे 2G और 3G चल रहे थे उस टाइम पे उसने 4G को लॉन्च किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, 100% मतलब फ्री था। पूरा साल उसने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट, फ्री कॉलिंग, SMS सब कुछ बांटा। ठीक है, क्यों, उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। वो अगर चाहता तो वो ना करता, वो छोड़ देता उस अपॉर्चुनिटी को। अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता तो आज क्या वो सक्सेसफुल हो पाता, जी नहीं हो पाता। उसी की जगह पे आप दूसरी कंपनीज को देखिए, जैसे बहुत सारी यहाँ पे कंपनियां थी सिम की उस टाइम पे, वो सब क्या हो गई, कंपटीशन से बाहर हो गई। क्यों, क्योंकि वो उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाई।
ठीक है, तो वो लोग आउट हो गए। ये फायदा मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज किस चीज का, बिजनेस स्कैनिंग करने का। अगर आप बिजनेस को स्कैन कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर रिलायंस जियो लॉन्च ना हो पाता तो हो सकता है कि कोई उसका कॉम्पिटिटर उसको अपना लेता, हो सकता है कि फिर वो अपना के वहां पे दूसरी कंपनियों को आउट कर देता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो आपको देखने को मिलेगा। अब आज क्या है, रिलायंस जियो सक्सेसफुल है, ठीक है, तो अब वो अपने हिसाब से चार्जेस रखता है और लोग उसके लिए पे करते हैं फिर, ठीक है। उसने शुरुआत में इस चीज का बेनिफिट ले लिया। फिर कहता है अर्ली वार्निंग सिग्नल, इट मेक्स अ फर्म अवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग थ्रेट्स, यानी आने वाले थ्रेट्स के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, और क्राइसिस, सो दैट द फर्म कैन टेक टाइमली एक्शंस टू मिनिमाइज द एडवर्स इंपैक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते रहेंगे तो आने वाले थ्रेट्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। थ्रेट है ये तो कंफर्म है, इंपैक्ट भी होगा, उस थ्रेट से इंपैक्ट होना ही होना है, 100% होना है, लेकिन उस थ्रेट्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके लिए तो हम टाइमली एक्शन ले सकते हैं। अगर आने वाली मुसीबत पहले से पता होगी तो उससे कैसे हम कम से कम कर सकते हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। उस एक्शन को ले सकते हैं ना आप, हम उस एक्शन को ले लेंगे टाइमली बेसिस पे, तो हमारा क्या होगा, उस थ्रेट को हम मिनिमाइज कर ले जाएंगे। हम पूरी तरह से उसको अवॉइड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको मिनिमाइज जरूर कर लेंगे। फिर कहता है कस्टमर फोकस, environmental understanding makes the management sensitive to the changing needs and expectations of consumers, ठीक है सर। तो environmental understanding makes the management sensitive to the changing needs and expectations of consumer। देखिए अगर आप environmental scanning करते रहेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज पता रहेगी कि हाँ अब कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को भी चेंज करेंगे। अगर आप कस्टमर के हिसाब से चलेंगे तो फिर कस्टमर आपका ही रहेगा, ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप एक पर्टिकुलर चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ वही चीज किए जा रहे हैं, आप ये देखना ही नहीं चाहते कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, तब तो आप फिर आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कस्टमर फोकस्ड बनना पड़ेगा, यानी कस्टमर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जो वो चाहता है उस हिसाब से आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। फिर कहता है कोपिंग विद चेंज, बिजनेस लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू कोप विद द रैपिड चेंजेस, ठीक है, जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। कोप अप यानी अडेप्ट करना पड़ जाएगा एनवायरनमेंट को। इन ऑर्डर टू डिसाइड द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ चेंज, द लीडर नीड्स टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, ठीक है। पीपल क्या चाहते हैं, यानी कस्टमर आपके क्या चाहते हैं, जो कस्टमर चाहते हैं उस हिसाब से आपको एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे पता चलेंगे, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके। फिर कहता है पब्लिक इमेज, अ बिजनेस फर्म कैन इंप्रूव इट्स इमेज बाय शोइंग इट इज सेंसिटिव टू इट्स एनवायरमेंट, ठीक है। क्या है बिजनेस, पब्लिक इमेज कैसे बन सकती है, ताकि वो दिखाए कि वो इन्वायरमेंट को लेके बड़ा सेंसिटिव है, यानी जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वो भी अपने आप को चेंज करती है, ताकि उस इन्वायरमेंट में अपने आप को डाल सके, ठीक है। वो इस चीज को दिखाएगी अगर ऑर्गेनाइजेशन एक, तब फिर वो सक्सेसफुली एक अच्छी इमेज गुडविल अपनी बना के मार्केट में जाएगी, लोग उसको समझेंगे कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी है, जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से वो अपने आप में भी बदलाव लेके आ रही है। एंड रिस्पॉन्सिव टू द एस्पिरेशन ऑफ पब्लिक, ठीक है, जो पब्लिक चाह रही है उस हिसाब से कंपनी काम कर रही है। भाई अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक, अगर वो जो चीज चाह रहे हैं हम उस हिसाब से उनको वो चीज दे पा रहे हैं, तब तो फिर मेरी इमेज और गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अदरवाइज क्या होगा, वो जो चाह रहे हैं हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर मेरी गुडविल अच्छी नहीं होगी। चलिए सर इसके आखिरी पॉइंट को कवर करते हैं। कहता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन,
इन्वायरमेंटल स्कैनिंग प्रोवाइड्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है अगर हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो। सच इंफॉर्मेशन सर्व्स एज द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन क्या करती है, एक बेस बनाती है ताकि उसके ऊपर फिर मैनेजमेंट क्या कर सके, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को ले सके। ठीक है सर, ये पूरे क्या थे, एडवांटेजेस थे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के या फिर स्टडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट का या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस का। ठीक है, तो सर ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे एडवांटेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है What are the internal factor which influence the business organization? वो कौन से फैक्टर्स है जिससे बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है या फिर बिजनेस पे इंपैक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला कहता है इंटरनल फैक्टर्स का कॉर्पोरेट कल्चर, यानी कैसा कल्चर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उससे बिजनेस पे इंपैक्ट जरूर पड़ता है। द वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द फाउंडर, क्या उनकी वैल्यूज हैं, क्या उनके बिलीव्स हैं, कैसा उनका एटीट्यूड है फाउंडर का। एंड टॉप मैनेजमेंट of the company exercise a strong influence on what the company stand for। इसी से पता चलता है कि कंपनी क्यों बनी है, ठीक है, क्या कर रही है, how it does things, कैसे वो काम कर रही है, एंड व्हाट इट कंसिडर्स इंपॉर्टेंट, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, उनके बिलीव्स, उनके वैल्यूज, उनके एटीट्यूड के जरिए से ये सारी चीजें देखने को हमको मिलती हैं। ठीक है, व्हेन अ वैल्यू सिस्टम इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर वो जो वैल्यूज, वो बिलीव्स, वो एटीट्यूड सब में सेम हो गया, जितने मेंबर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो फाउंडर हो, चाहे वो आपका टॉप मैनेजमेंट हो, वो सब लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। रतन टाटा का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उनकी कंपनी कितनी बेहतरीन तरीके से चल रही है आज, तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके जो बिलीव्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, वो बड़े अच्छे लेवल पे चलते हैं। ठीक है सर, तो इंटरनल एनवायरनमेंट का सबसे पहला जो कॉर्पोरेट कल्चर है ना, वो उनका कल्चर बहुत, रतन टाटा की कंपनीज का कल्चर बड़ा अच्छा आएगा। ठीक, नारायण मूर्ति भी एक एग्जाम्पल है इसी के अंदर। ठीक है, फिर अगला कहता है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। The business philosophy and the purpose of the company guides its priorities, business strategies, product market scope and development process। ठीक है, ये सब भी मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का। ठीक, जो मिशन होगा वही उस हिसाब से कंपनी काम करेगी। ठीक है, अगर मिशन है उसका कंपनी का कि हमें तो एक बार कमा के बाहर निकल जाना है, तो वो फिर एक ही बार कमा के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो वो महंगे से महंगा सामान बेच के बाहर आउट हो जाएगी। उसका पर्पज है कि हमें मार्केट को ग्रैब करना है, तो फिर उसका मिशन यही है कि हमें मार्केट को ग्रैब करना है, तो काम उस हिसाब से वो काम करना शुरू करेगी। यानी जो भी मिशन है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से वो क्या करती है, उसकी प्रायोरिटी सेट करती है और फिर उस हिसाब से बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाती है और फिर उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आती है। ठीक है, फिर टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, the composition of board of director and the degree of professionalism of management and the organizational structure of the company have important bearing on its business decision। क्या कह गया, सबसे पहले the composition of board of director, board of director का composition क्या है, कितने मेल है, कितने फीमेल है। ठीक है, डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म कितना है, वहां पे प्रोफेशनलिज्म है भी कि नहीं है। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ये आप लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत तरीके का होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैव इंपॉर्टेंस बियरिंग ऑन द डिसीजंस। इन सब चीजों से डिसीजन के ऊपर, एक बिजनेस के डिसीजन के ऊपर बड़ा असर देखने को मिलता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेट्स द डायरेक्शन एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। पहले क्या करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्शन सेट करते हैं। डायरेक्टिंग में ये आप पढ़ेंगे डायरेक्टिंग होता क्या है। ठीक है, किस तरीके से कंपनी काम करेगी, एंड फिर क्या करते हैं उसके बाद उस चीज को मॉनिटर करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, क्या वो जो उन्होंने डायरेक्शन सेट किया था उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें कहां देखने को मिलेंगी, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर। फिर कहता है पावर स्ट्रक्चर कैसा है,
The internal power relationship between the board of director and the chief executive is important factor। यानी BOD के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इससे भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है बिजनेस के अंदर। द एक्सटेंट टू विच टॉप मैनेजमेंट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल ऑल्सो हैव इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसके ऊपर भी टॉप मैनेजमेंट का, ठीक है, शेयर होल्डर का और एम्प्लॉइज का कैसा रिलेशनशिप है, इन सबसे भी डिसीजन के ऊपर असर देखने को मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो इससे भी इंपैक्ट हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। द इमेज एंड ब्रांड इक्विटी ऑफ द कंपनी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले कौन करता है? कंपनी की गुडविल, उसकी इमेज किस चीज में ये काम आती है, ये भी बिजनेस को इंपैक्ट करती है। कैसे? रेजिंग फाइनेंस, अगर फाइनेंस रेज करना है तो अगर वही कंपनी बड़ी रेप्यूटेड होगी, बहुत ज्यादा उसकी गुडविल होगी, तो जैसे ही वो शेयर्स इशू करेगी लोग तड़ातड़ खरीदेंगे उसके शेयर्स को। क्यों खरीदने को तैयार है? क्योंकि कंपनी की इमेज और गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी है। तो भाई जाहिर सी बात है वो कंपनी का शेयर होल्डर क्यों ना बनना चाहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि अगर वो लोन लेना चाहे तो तुरंत कोई भी बैंक उसको लोन क्यों नहीं देगा। ठीक है, तो इससे इंपैक्ट देखने को मिलता है। फॉर्मिंग अलायंस, किसी कंपनी, इस कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ अलायंस करना है तो क्यों नहीं वो बनेगी, क्यों नहीं वो करेगी। चूजिंग डीलर, डीलर को चूज करना एंड सप्लायर एक्सेट्रा। ठीक, इन सब चीजों से ये काम देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक्सप्लेन द वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला कहता है कस्टमर्स। कस्टमर होते कौन है पहले तो ये समझिए। द पीपल हु बायस फर्म्स प्रोडक्ट और सर्विस आर इट्स कस्टमर। यानी जो लोग गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, वो या फिर सर्विस खरीदते हैं तो वो कौन है? कस्टमर्स हैं। अब बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट एंड सेटिस्फाई कस्टमर। ठीक है, बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है? ताकि वो क्रिएट करे चीजों को और उनको सेल आउट करके कस्टमर की वांट को क्या करे? सेटिस्फाई कर सके। A firm may have different types of customers। कस्टमर्स भी बहुत तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो इंडिविजुअल हो सकता है हाउस होल्ड हो सकता है गवर्नमेंट हो, एक्सेट्रा। बहुत सारे तरीके के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। In order to be successful, company must understand and meet the needs of and expectation of customer। ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कस्टमर की नीड्स क्या हैं, क्या उनकी ख्वाहिशात हैं, ठीक है, उसको आपको समझना पड़ेगा और उसको समझने के बाद उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तब तो फिर आप लॉस में चले जाएंगे। अगर आप ये काम करते हैं तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अ फर्म कैन सेलेक्ट द टारगेट कस्टमर। फर्म क्या कर सकती है? एक कोई टारगेट पकड़ सकती है कि इतने ये वाले कस्टमर को हम टारगेट पे रखेंगे और इन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो अ फर्म कैन सेलेक्ट द टारगेट कस्टमर ग्रुप on the basis of factors like profitability, elasticity of demand, degree of competition and growth etc। ठीक है, ये सारी चीजों को पर्सपेक्टिव में रख के कोई एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप रख सकती है कंपनी और उस हिसाब से कस्टमर्स को डील आउट कर सकती है। फिर आता है कॉम्पिटिटर। अ कंपनी में हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। ठीक है, कंपनी का एक डायरेक्ट भी कॉम्पिटिटर होता है और एक इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है तो वो रेस्टोरेंट एक खुद है और एक और सामने उसको खुला हुआ है तो वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। ठीक है, क्योंकि सेम एक्टिविटी दोनों कर रहे हैं। रेस्टोरेंट यहाँ पे भी है, रेस्टोरेंट वहां पे भी है, दोनों लोग आपस में क्या है? डायरेक्ट कंपटीशन के अंदर हैं। लेकिन उसी के पास में एक पार्क खुल गया। क्या? पार्क खुल गया तो वो दोनों रेस्टोरेंट का क्या हुआ? इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हुआ। क्या हुआ? इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। यानी वो उस पर्टिकुलर चीज में डील आउट नहीं कर रहा, डिफरेंट एक्टिविटी में कर रहा है। तो लोग रेस्टोरेंट जाने की जगह अब पार्क में जा रहे हैं तो फिर वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स आर द अदर फर्म्स विच ऑफर द सेम और सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक, एक ही प्रोडक्ट जो वो बेच रहा है वही दूसरा भी बेच रहा है। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन कम्स फ्रॉम फर्म्स फॉर डिस्क्रिशनरी इनकम। यानी उसका कुछ और काम है, काम कुछ और है लेकिन कंपटीशन इनसे ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट कंपटीशन। फिर कहता है सप्लायर। सप्लायर रिफर्स टू द पीपल एंड ग्रुप हु सप्लाई रॉ मटेरियल। क्या है? ये लोग
सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स टू द कंपनी। रिलायबल रिसोर्सेज ऑफ सप्लायर एनेबल द कंपनी टू कैरी ऑन अनइंटरप्टेड ऑपरेशन। ठीक है, एक अच्छा रिलायबल अगर सप्लायर मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, अनइंटरप्टेड ऑपरेशन रहेगा, यानी कंपनी का ऑपरेशन कभी भी इंटरप्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, तो सप्लायर भी इंपैक्ट दाता है। मान लीजिए अगर सप्लाई रोक दी गई तब फिर क्या होगा, कंपनी का ऑपरेशन रुक जाएंगे। इसलिए एक रिलायबल रिसोर्स होना चाहिए सप्लायर का। ठीक, इट इज रिस्की टू डिपेंड ऑन वन सप्लायर। ठीक है, किसी एक सप्लायर पे आप डिपेंड हुए, ये चीज बड़ा रिस्की है। आपको डिफरेंट सप्लायर के साथ डील आउट करना पड़ेगा, ताकि अगर एक जगह से माल रुक जाता है आपका, तो कम से कम आपका दूसरी जगह से माल आता रहे, आपका बिजनेस ठप ना पड़ने पाए। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड होना नहीं चाहिए आपको। फिर अगला पॉइंट आता है, कह रहा है फाइनेंशियर्स, द शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स एंड बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनी। ये सब लोग क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं किसको, कंपनी को। किसको, कंपनी को। फाइनेंशियल कैपेसिटी, पॉलिसीज एंड एटीट्यूड्स ऑफ फाइनेंशियर्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कंपनी। ठीक है, तो फाइनेंशियल कैपेसिटी, पॉलिसीज एंड एटीट्यूड्स ऑफ फाइनेंशियर्स, ये भी फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है कंपनी की, अगर है तब तो वो उस लेवल पे कंपटीशन कर सकती है, अगर नहीं है तो फिर वो कंपटीशन नहीं कर पाएगी, पहली चीज। ठीक है, एटीट्यूड कैसा है फाइनेंशियर्स का, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, तो उससे भी बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। या फिर डिबेंचर होल्डर क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं, तो उससे भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। लोन जो प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक, उनका क्या कंडीशंस है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उससे भी इंपैक्ट देखने को आपको मिल जाता है। फिर आता है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। Several marketing intermediaries help a company in promoting, selling and distributing its product. ठीक है, बहुत सारे इंटरमीडियरी पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर, जो क्या करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। मिडल मैन लाइक एजेंट्स, होलसेलर एंड रिटेलर्स सर्व एज अ लिंक बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी। ठीक है, ये सारे लोग क्या करते हैं, लिंक हैं कस्टमर और कंपनी के बीच में। लोगों से भी इंपैक्ट देखने को हमें मिलता है कंपनी के ऊपर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन कौन से माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर हैं जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे असर देखने को मिलता है। तो पहला कहता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस कंसर्निंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसको कंसिस्ट करता है, consist of factors and forces concerning means of production, यानी land, labor, capital and entrepreneur. The main components of economic environment are, क्या क्या main component है इसके अंदर। पहला कहता है द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है एक देश का। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैसी कैपिटल मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पे। ठीक है, उसका डेवलपमेंट कितना ज़्यादा होता है कितना कम होता है। ठीक है, इसको भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है। स्टेज एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, कौन से स्टेज पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, किस पेस में हम बढ़ रहे हैं, किस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। फिर कहता है मार्केट कंडीशंस एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन, मार्केट की क्या कंडीशन है और कितना ज्यादा वहां पे कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एक्सरसाइजेज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस। फिर कहता है सोशल इन्वायरमेंट। The social environment consists of all the social and cultural forces within which the business or firm operate. ठीक है, social environment क्या करता है, consists of all social and cultural forces, यानी social and cultural values में ये exist करता है क्या, business, क्या exist करता है, business। ठीक है, the components of social environment क्या है। ठीक, components इसके क्या है, पहला कहता है demographic trend। ठीक, कैसा ट्रेंड है वहाँ पे, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, कितना पॉपुलेशन है वहाँ पे, कितनी ज़्यादा। दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसी है। फिर एज कॉम्पोजिशन, एज किसकी कितनी ज़्यादा है किसकी कितनी कम है। ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है एज की। सेक्स रेशियो यानी मेल और फीमेल कैसे हैं, ज़्यादा मेल हैं या ज़्यादा फीमेल हैं, इसमें ये भी एक इम्पैक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर। फिर कहता है सोशल एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड है सोसाइटी के अंदर।
कस्टम्स, कैसे कस्टम्स चले आ रहे हैं, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, रिचुअल्स क्या हैं, कल्चर क्या है, ये सब इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर। फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज, फैमिली का क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या वैल्यूज हैं, इससे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एजुकेशन लेवल, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड वर्क एथिक्स, वहाँ पे कितना एजुकेशनल लेवल है, ठीक है, कितना लोग अपने हक के लिए अवेयर हैं, वहाँ पे जागरूक हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इंपैक्ट डालती हैं एज अ सोशल इन्वायरमेंट। फिर अगला कहता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। स्टेट पे हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे है एक देश के अंदर, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। एंड द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, किस रेट से वो चेंज हो रहा है, कितने ज्यादा परसेंटेज से वो चेंज हो रहा है या कितने कम परसेंटेज से वो चीज चेंज हो रही है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कैसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है एंड अप्लाई किया जा रहा है न्यू टेक्नोलॉजी को। हो सकता है कुछ देश ऐसे हों जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आज तक के लाई नहीं गई हो, ठीक है, वो ट्रेडिशनली तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि वो डरते हों उस टेक्नोलॉजी को लाने में। लेकिन कुछ देश हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो अपनी टेक्नोलॉजी को उसी में अडॉप्ट कर रहे हैं। तो फिर वो जब अडॉप्ट करते हैं तो फिर उनका लेवल ऑफ आउटपुट भी बढ़ता है, तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को हमको मिल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इक्विपमेंट एक्सेट्रा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट रोल ऑन द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये बात आपको पता है। फिर आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फोर्सेस कंसर्निंग मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, क्या मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, ठीक है, पब्लिक के क्या अफेयर्स हैं उसकी मैनेजमेंट करना। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, और उससे क्या इम्पैक्ट देखने को आपको मिलता है। कंपोनेंट्स क्या है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के, पहला कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान कैसा है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है हमारे देश का, फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है वहाँ की, एंड स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट स्टेबल है या फिर नहीं है वहाँ पे, फिर फॉरेन पॉलिसी कैसी है उस देश की, एंड डिफेंस पॉलिसी कैसी है उस देश की, रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्रीज से उसका क्या रिलेशनशिप हैगा। फिर आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट एक्सरसाइजेज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज। लीगल इन्वायरमेंट क्या करता है, ये भी एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज के ऊपर। कंपोनेंट इसके क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या राइट्स दिए गए हैं हमारे सिटीजन्स को, क्या उनकी ड्यूटीज हैं हमारे सिटीजन्स की, ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उससे इम्पैक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। फिर लॉस कंसर्निंग प्रमोशन, ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कैसे कानून है हमारे देश के कि हम अपने आप को प्रमोट कर सकें, अपना ऑपरेशन कर सकें और अपने आप को एक्सपैंड कर सकें, ठीक है। एक टाइम था जब हम लोग के यहाँ एलपीजी मॉडल नहीं चलता था, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस थी हमारे देश के अंदर, लेकिन फिर एक एलपीजी मॉडल आया था, आप लोग ने आई होप के पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, या तो 9th 10th 11th में किसी क्लास में तो आपने पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब से ये आया है तो हम लोग एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉस, कितना फ्लेक्सिबल है और कितना अडेप्ट किया जा सकता है हमारे कानून को, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जुडिशियल सिस्टम हमारे देश का कैसा है और वहाँ के डिसीजंस कैसे होते हैं, ये सारे फैक्टर्स बड़े ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को, ठीक है। चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, जो कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वॉट एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट नोट में भी आता है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। स्वॉट is an acronym for strength, weaknesses and opportunities and threats. SWOT का क्या मतलब है, S for strength, W for weakness, O for opportunities and T for threats, ठीक है। क्या है, while strength and weakness can be identified by analyzing the internal environment, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ से पता चल सकती है, अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर क्या करें, स्टडी करना शुरू करें, यानी उसको हम एनालाइज करेंगे जब, तो हमें इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के बाद पता चल जाएगा हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। यानी जैसे आप अपने आप को एनालाइज करिएगा तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी चीजें आपकी वीकनेस हैंगी।
अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स कहाँ से पता चलेंगे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के बाद। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो वो पूछ सकता है कि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग इंटरनल बाय एनालाइजिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ट्रू और फॉल्स, और आप ट्रू करके आ जाएंगे। जी नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको पता चलता है आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, और इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से पता चलता है आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है, टाउस विच स्टैंड फॉर थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक, टाउस भी इसको कहा जाता है, स्वॉट को टाउस भी बोला जाता है। तो उसमें क्या है, इसका एक्रोनिम बन जाता है T for threats, O for opportunity, W for weakness, S for strength। चलिए, strength क्या है? A strength is an inherent capability of a company। ये कंपनी के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है which it can use to gain strategic advantage, जिससे वो क्या कर सकती है, अपना एक strategic advantage ले सकती है। यानी अंदर से एक आपकी क्वालिटी है। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर की एक क्वालिटी है जिससे आप क्या ले सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। फिर वीकनेस क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन, यानी आपके अंदर कोई चीज की कमी होना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, आप फिर उसका आपको उससे क्या होगा, डिसएडवांटेज। उस कमी की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, अपने अंदर डिसएडवांटेज देखने को मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी क्या है, एन अपॉर्चुनिटी इज अ फेवरेबल कंडीशन, यानी एक बहुत ही अच्छी कंडीशन आने वाली है in the company's external environment which enable it to strengthen its position। ठीक है, अब उस अपॉर्चुनिटी को अगर हम ग्रैब करेंगे तो हमारी पोजीशन भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। फिर थ्रेट क्या है, थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन। थ्रेट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज आने वाली है जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा उससे हमें देखने को मिलेगा। इन द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कॉजेज अ डैमेज और रिस्क टू इट्स पोजीशन, या तो डैमेज कर देगी पूरी तरह से, या फिर रिस्क उसके लिए बना रहेगा। फिर एडवांटेज क्या है, स्वॉट एनालिसिस के कहता है इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। अगर हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो फिर हमें एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में मदद मिलती है। इट हेल्प्स अ फर्म इन मैचिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैच करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटीज एंड न्यूट्रलाइज इट्स थ्रेट, यानी अपॉर्चुनिटीज को कैसे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं और थ्रेट्स को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसके अंदर वो मदद करता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इन अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच। ठीक है, तो हमारे स्वॉट एनालिसिस क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच में कैसे समझा जाए उसकी मदद करता है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हुए होंगे सारे के सारे, और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको साफ सुथरे नजर आए होंगे। बहुत ही आसान है, चैप्टर इज नॉट वेरी टेक्निकल। बस ये थोड़ा सा आपका दिमाग इसमें लगना है, थोड़ा सा आपको ये दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। चैप्टर इज वेरी इजी, केस स्टडीज के अंदर बड़े अच्छे से बन के आ सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल मेंटली तैयार रहिएगा, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है सर, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिल सके। मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो हो सकता है कि कोई आपसे लेटेस्ट अपडेट मिस हो जाए इससे पहले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये सब चीजें मिल सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं चाहता हूं उन तक भी ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। आप चाहें तो इस पूरे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में जब रिवाइज करना हो तो आप आराम से उससे रिवाइज कर लें। ठीक है, मैंने जो सिलेबस डिजाइन किया है वो बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट है, जो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे पूरा पड़ा हुआ था, रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ 2026। वहां से मैंने इस सिलेबस को लिया है और उस हिसाब से मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम आउट किए हैं। यानी कोई भी चीज ऐसी छोड़ी नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस होगी। इसके अंदर जितना भी किताब में कंटेंट दिया है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने उसको इग्नोर किया है। सिर्फ रेलेवेंट चीजें जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी चीज को मैंने यहां पे लाके डाला है। तो आई होप कि आप वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिल सके। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।